अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज़ ये है कि अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस फोर्स प्रोड्यूस। हमारे पास जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास कपल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कपल बनाती हैं। आइए देखते हैं कि वो कपल कैसे बनता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे कपल की डेफिनेशन लिखी है। हमारे पास कपल की डेफिनेशन क्या होती है? टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। वहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर भी हमारे पास है अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे? हमारे पास कपल बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको देखें, इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास देखें, हमारे पास ये लड़का है, वो क्या कर रहा है? उसने अपने स्टीयरिंग को बैलेंस करके अपनी साइकिल को चला रहा है। तो वो दोनों बाजुओं से, ठीक है, फोर्स लगा रहा है जो कि पैरेलल है और अनलाइक। अनलाइक मीन कि वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है ताकि उसका साइकिल बैलेंस रहे और वो साइकिल को स्मूथ डायरेक्शन में चला सके, ठीक है, बगैर गिरे। तो इसे हम कहते हैं, ये वो क्या बना रहा है? ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ देखिए हमारे पास एक कार में बैठा हुआ जो शख्स है, वो अपना जो उसका स्टीयरिंग है उसे बैलेंस लेके चल रहा है। ठीक है, उसे वो बैलेंस कैसे कर रहा है? वो दोनों हाथ से एक फोर्स लगा रहा है जो कि पैरेलल है और अनलाइक है। मतलब ये कि एक इस डायरेक्शन से एक इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है। ये दोनों अनलाइक और पैरेलल फोर्सेस हैं जिसकी मदद से क्या है? वो स्टीयरिंग को अपने क्या कहते हैं, बैलेंस करके अपनी गाड़ी को स्मूथ डायरेक्शन में चला रहा है। तो इसे हम कपल कहते हैं। हम कपल कैसे बनता है? हमारे पास जो कपल होता है, कपल बनने के लिए हमारे पास जो हम फोर्स लगा रहे हैं उन वो हमारे पास जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए हमारे पास दोनों फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वो दोनों फोर्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? एक दूसरे की अपोजिट होगी। ये देखें, ये इस तरफ से यूं फोर्स लगाएगा, इस तरफ से ये यूं फोर्स लगाएगा। तो जब भी जो है वो क्या, इसे हम कह रहे हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में डिस्टेंस होगा दोनों फोर्स के बीच में। तो ये हमारे पास एक कपल बनाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 है, हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस। हेड टू टेल रूल से हमने क्या कहते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हेड टू टेल रूल जो है उससे हम दो से ज़्यादा वेक्टर को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो 2 हो, 3 हो, 5 हो, हम इसका मतलब हमारे पास एनी नंबर के वेक्टर हो, हम उन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। हमें कह रहे हैं कि एक फोर्स ऑफ 50 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। उसका वर्टिकल कंपोनेंट कह रहे हैं, हमें मालूम करके बताएं वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा। एफ वाई हमारे पास इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। हमें एफ फोर्स गिवन है 15 न्यूटन। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 15 पुट किया और साइन हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। हमें एंगल कितना गिवन है? साइन 60 डिग्री। हम इसे कैलकुलेटर से देखिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखा? 15, ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60, हमारे पास आंसर आया है 12.9। हमारे पास आंसर कितना है? 12.9। तो इसका मतलब है हम इसे राउंड ऑफ करके 13 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है 13 न्यूटन फोर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़। हमें कह रहे हैं बॉडी जो है इक्विलिब्रियम की फॉर्म, इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन इट हैज़, जबकि बॉडी क्या होगी? बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी, या बोथ ए बी में होगी, या ज़ीरो एक्सेलरेशन में होगी। हम जानते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी जो है वो क्या कहते हैं, रेस्ट की फॉर्म में होती है। मतलब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होता है। इसलिए इसका मतलब बॉडी मोशन में नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर बॉडी मोशन में नहीं होगी तो इट्स मीन वो जो है ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी। उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो एक्सेलरेशन होगी। नंबर 5 हमारे पास है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें कह रहे हैं बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर हम उसे स्लाइटली टिल्ट करें, ठीक है, टिल्ट करें। इफ़ इट्स सेंटर ऑफ, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी? ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहते हैं? उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो हमारे पास क्या होती है? अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। ये किस तरह होती है?
जैसे आप ये देखें हमारे पास हमारे पास क्या कहते हैं हमने डायग्राम्स देखे शो किया हुआ है। हमारे पास ये देखिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। हमारे पास ये जो है हमारे पास बॉडी का कहते हैं कॉन्टैक्ट का पॉइंट है, जिससे बॉडी जो है कॉन्टैक्ट में है किसके साथ, ये टेबल के साथ बॉडी जो है उसकी जो सरफेस है आपस में कॉन्टैक्ट में है। और हमारे पास ये जो पॉइंट है हमारे पास ग्रेविटी का पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास है कि बॉडी का हमारे पास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है। हमने इस बॉडी को क्या किया, हमने इस बॉडी को स्लाइटली टिल्ट किया। अब हम जब क्या करेंगे, हमने जब इसे टिल्ट किया तो फिर क्या होगा, जब हम इसे छोड़ेंगे तो बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिन कंडीशन में ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो देखिए जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, और हमने जब इसे टिल्ट करके छोड़ा तो तब भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही रहेगा। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 है, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइटली टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर भी हमारे पास जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। इसका आंसर है बी। इसको देखते हैं कैसे। जैसे ये देखिए हमें इस डायग्राम में दिखा दिया गया है, हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब हम क्या करें हमारे पास ये बॉडी है, हमने इसे इस पॉइंट पे हमने ये देखें इस सरफेस के साथ इस पॉइंट पे ये बॉडी क्या है आपस में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अगर हम इसे छोड़ दें यहाँ से टिल्ट करके हम इसे छोड़ दें तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहते हैं हमारे पास ये पेन है, हमने क्या किया, हमने इस पेन को यहाँ से क्या किया, हमने इस पेन को यहाँ पकड़ा, हम इस पेन को यहाँ से छोड़ दें तो पेन ये क्या करेगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो तब भी जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर था, इस पॉइंट पर था, सेंटर में था, ठीक है। तो तब भी इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर ही रहेगा, अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही रहेगा, क्योंकि जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस पॉइंट पे था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही रहेगा। नंबर 7 हमारे पास है, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारे पास जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे पास रिमेन एट सेम हाइट पर रहता है, ठीक है। वो सेम हाइट पर रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखें आपके पास क्या है, हमारे पास एक बॉल थी, ठीक है। वो हमने क्या किया, उस बॉल को यहाँ से स्लाइटली टिल्ट किया, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था सेंटर में था, हमने जब उसे टिल्ट किया तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पर था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर ही रहेगा। जैसे आप ये देखें हमारे पास एक बॉल है, ये देखें इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये सेंटर में हमने आपको शो करके दिखाया, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अब देखें हमारी बॉल पहले यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखें बॉडी को क्या कहते हैं थोड़ा स्लाइटली टिल्ट किया, हमारे पास बॉडी जो है देखें यहाँ से घूम के यहाँ चली गई, तो हमारे पास देखिए जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में था, वो उधर का उधर ही रहेगा। ये नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी घूम के नीचे या आगे पीछे हो जाएगा। तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रिमेन सेम हाइट पर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर है 8, बंसन बर्नर इज़ मेड स्टेबल बाय। कहते हैं हम बंसन बर्नर को स्टेबल बना सकते हैं, हम बंसन बर्नर को स्टेबल बना सकते हैं इंक्रीजिंग उसका बेस एरिया, उसका बेस एरिया को इंक्रीज़ करके बंसन बर्नर को हम स्टेबल बना सकते हैं। हम देखें इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे एक इंक पोर्ट का बॉक्स है, ठीक है। मैं इस पर देखिए स्लाइटली फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक। मैंने इस पर फोर्स लगा तो ये क्या हुआ, देखें ये फोर्स लगाए तो ये क्या हुआ, ये नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखें ये नीचे किस लिए गिर गया, क्योंकि जो इसका बेस एरिया था, ये जो इसका बेस है, ये इसकी बेस थी, इसकी जो बेस थी वो छोटी थी, ठीक है, इसकी बेस स्मॉल थी, इसलिए ये नीचे गिर गया। हमने इस पर जितनी फोर्स लगाई थी अगर हम उतनी ही फोर्स इस बड़े बॉक्स के ऊपर लगाएं, ठीक है, तो ये देखें ये बॉक्स जो है नहीं गिरा, क्योंकि इसका जो बेस एरिया था, इसका बेस एरिया क्या कर दिया हमने, इसका बेस एरिया बढ़ा दिया, जिस वजह से क्या हुआ, ये जो बॉक्स है क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल बन गया, ठीक है। हमारे पास बंसन बर्नर तो इस वक्त नहीं था, इसलिए हमने आपको इस एग्जाम्पल से इसको समझा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। हमारे पास कह रहे हैं एक टाइट रोप वॉकर है, ठीक है, एक आदमी क्या कहते हैं वो रस्सी के ऊपर चल रहा है। वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल, कह रहे हैं वो किस तरह उसके ऊपर चल सकेगा, वो चल सकेगा कि अपनी जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसको क्या कर सकता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके क्या कहते हैं उसके ऊपर चल सकता है। जैसे आप ये देखें, आप इसको इस एग्जाम्पल में इस डायग्राम में देख सकते हैं। जिस तरह ये एक मैन है, एक आदमी है, क्या कर रहा है, टाइट रोपर है, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है मैन वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप कैरीज अ लॉन्ग बीम, ठीक है। लॉन्ग बीम है विच हेल्प्स हिम टू मेंटेन बैलेंस बाय लोअरिंग हिज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो अपने को कम करके क्या कर सकता है, बैलेंस करके इसके ऊपर चल सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज़ इंक्रीज्ड बाय। हम जो रेसिंग कार की जो स्टेबिलिटी है कहते हैं हम वो किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसकी रेसिंग कार की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके हम उसकी जो क्या कहते हैं रेसिंग कार की जो स्टेबिलिटी है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें इस डायग्राम में हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे पास एक रेसिंग कार है, ठीक है। द स्पोर्ट्स कार आर मेड हैवी बाय बॉटम, ठीक है, बॉटम से हैवी बनाई होती है, विच लोअर द सेंटर ऑफ मास एंड हैंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास को लोअर कर दें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम इसकी को कम कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्टेबिलिटी है हम उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये जो चैप्टर नंबर 4 है इनके MCQ समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।